नमस्कार। हमारी खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। और हमारी खास पेशकश में आज खास मुलाकात होने वाली है डॉक्टर गोवर्धन लाल पराशर जी से। ऑस्टियोपैथी एक्सपर्ट हैं सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। चलिए, सबसे पहला सवाल सर आपसे यही है कि ऑस्टियोपैथी जो चिकित्सा पद्धति है वो क्या है और इसके क्या क्या खास लाभ हैं? ऑस्टियोपैथी पद्धति मेनतया भारत की प्राचीनतम पद्धति है। इसके द्वारा न तो कोई तरह की दवा दी जाती है, न कोई तरह का टेस्ट कराया जाता है। शरीर के पोस्चर में आए बदलाव को देख के रोगी का रोग ठीक किया जाता है। और ये विद्या भारत से लुप्त हो गई 1825 में, और अमेरिका में जाके इस पद्धति का नाम ऑस्टियोपैथी रखा गया। आज विश्व में सबसे ज़्यादा ऑस्टियोपैथ जो है अमेरिका में 1500 यूनिवर्सिटी है, जबकि भारत में इस पद्धति को मैंने वापस ला के मैंने स्थापित किया है। और आज जो जोधपुर में आयुर्वेद करवड़ यूनिवर्सिटी है, इसके माध्यम से ये कोर्स चालू कर रहे हैं। और सर, ऑस्टियोपैथी जो चिकित्सा पद्धति है वो भारत में कितनी प्रचलित थी मैं कहूँ, या फिर कितनी प्रचलित है अभी इस दौर में? अभी के दौर में तो आप देखो, जो हम लोगों ने ट्रेंड किए डॉक्टर, वो हर एक शहर में विद्यमान है और हर जगह एक ऑस्टियोपैथ। आर्मी के साथ हमने फिजियोथेरेपी डॉक्टरों को ट्रेंड करके उनके लिए कार्य किया, तो वहाँ पे भी वो आर्मी में भी सारे डॉक्टर जो फिजियोथेरेपी है ऑस्टियोपैथ कार्य कर रहे हैं। और ख़ास करके भारतवर्ष में जो प्राचीनतम पद्धति थी, तो वो गांव-गांव ढाणी रानी थी, वो लुप्त हो गई। अभी केवल बड़े बड़े शहरों में जहाँ हमारे डॉक्टर वहाँ विद्यमान है, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, गोवा, कटनी, इस तरह से सारे शहरों में जो हमारे एक्सपर्ट किए हुए हैं वही डॉक्टर कार्य कर रहे हैं। और इस पद्धति से सर, इस चिकित्सा पद्धति से किन किन रोगों का उपचार हो सकता है या फिर संभव है? खास करके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, जिसके कारण हाथों में सुनापन आना, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, स्लिप डिस्क और घुटनों में कार्टिलेज घस जाना, ये मात्र 2 से 3 दिन के ट्रीटमेंट में पूर्णतया ठीक हो जाते हैं। लेकिन लोगों में भरोसा कई बार नहीं होता कि कितना कारगर होगा या फिर कारगर होगा भी या नहीं होगा। वो तो हाथ कंकर को आरसी क्या, जो आता है प्रेजेंट, वो एक बार ठीक हो गया तो वो मरीज कम से कम 50 जनों को हमारे यहाँ लेके आता है। और आज जो भारत के राष्ट्रपति के हम पैनल में, प्रधानमंत्री के पैनल में, अगर ये विद्या कारगर साबित नहीं होती तो वो अपने पैनल में क्यों रखते? और लोगों के जहन में ये भी सवाल है कि अभी तक क्या संस्थान के द्वारा जो निःशुल्क शिविर लगाए गए उनकी संख्या कितनी रही और लोगों का कैसा रिस्पांस मिला शिविर को? हाँ, जगह जगह हम हर शहर में जाके इस ऑस्टियोपैथी का प्रचार प्रसार करते हैं। वो फ्री कैंप मैंने करीब 4928 कर दिए हैं आज की तारीख तक। और हर जगह इतना रिस्पांस है कि वापस से लोग डिमांड करते हैं कि आप डॉक्टर साहब पैसे लो, हम एक ही उसका स्पॉन्सरशिप कर दें, आप पैसे लो, कैम्प करो। मैंने कहा अभी पैसे की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो क्यों हम लोग इस चीज़ को करें। तो उसी ढंग से जब कार्य करने की अपन ने प्रवृत्ति बना ली कि ईश्वर इस कार्य को आपको करवा रहा है, तो पूर्ण रूप से उसको सहयोग ईश्वर करता है। वह गुरु कृपा से कोई भी मरीज जैसे आया, तो आज तक जैसे स्लिप डिस्क के पेशेंट है तो उसको मेरे को MRI देखने की ज़रूरत नहीं है, उसको केवल चलने मात्र से हम उसके रोगी बता देते हैं और वही MRI में उसकी रिपोर्ट में आता है। तो आज का ये जो विशेषता है, तो जगह जगह हम कैम्प करके लोगों में अवेयरनेस ला रहे हैं। वो चल के आता है, मैं पूरी रिपोर्ट बना के तैयार कर देता हूँ और जैसे ही वो MRI लाता है मैंने कहा ये देख तेरी रिपोर्ट, तो वो इतना प्रभावित होता है कि वो 10 मरीज तो लाता ही है कि इसको बगैर दे के मेरी रोग का पता लग गया तो यहाँ मेरा रोग स्वतः खत्म हो जाएगा। इसमें से उम्र की कोई सीमा है क्या, या फिर उम्र को लेकर कि इन लोगों में कारगर होगा, इन लोगों में कारगर नहीं होगा, ऐसे कोई बाउंडेशन हो? या कोई बाउंडेशन नहीं है। खास करके ये तकलीफ पोस्चर के संबंधी आजकल के 3 साल के बच्चे से लेके 90 साल के बूढ़े में भी होती है। क्यों? ये कंप्यूटर का युग है, मोबाइल का युग है। बच्चों को आप देखो, आप खाना नहीं खाते हैं मोबाइल को देखे बगैर, तो उनकी जो गर्दन की पोजीशन नीचे रहती है, तो गर्दन की कसरियों का रिक्वायरमेंट होता है L शेप, वो हो जाती है सीधी। सीधी होते ही उसके पोस्चर में बदलाव आके हाथों में ब्लड सप्लाई कम होने लग जाएगी, तो वो ब्लड सप्लाई हाथ की उंगलियों में झुंझुनाहट पैदा कर देगी, टेनिस एल्बो कर देगी, फ्रोजन शोल्डर कर देगी। तो अपन फ्रोजन में टेनिस एल्बो पे कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, हम केवल नेक का मैनिपुलेट करके ठीक करते हैं। तो रोगी कहता है कि भाई मेरे तो उंगलियां सुनी है, आप वहाँ गर्दन में क्या करो। मैंने अभी रिजल्ट आ जाएगा और 2 से 3 मिनट का ट्रीटमेंट है, 100% रिजल्ट आता है।
और 3 से 4 सिटिंग में रोगी पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। लोगों के भीतर जो आशंका होती है सर साइड इफेक्ट को लेकर मैं कहूँ या फिर कोई भी दुष्प्रचार जो चलते हैं सोशल मीडिया पर भी, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये ऑस्टियोपैथी में न तो कोई दवा देते हैं, न कोई तरह का मोड़ तोड़ करते हैं, केवल हाथ की वर्टेब्रल कॉलम, अपनी स्पाइन की वर्टेब्रल कॉलम को मैनिपुलेशन प्रोसेस करके, मतलब आप देखो कि किसी का एक्सीडेंट हुआ तो उसमें डिस्क पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बोन टूट जाएगी, सब हो जाएगी। डिस्क बार कब आती है? जैसे जैसे अपना पेट बढ़ता है वैसे स्पाइन की डिस्टेंस बढ़ती है। तो अब इस पोजीशन में कभी उसको झुक के उठाने का काम पड़ गया तो वो डिस्क उसकी प्रोलैप्स हो जाती है। ऐसी स्थिति में हम उस पोजीशन को वापस सेट करते हैं कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका मूवमेंट करवा देते हैं, तो हाथों हाथ वो डिस्क वापस सेट हो जाती है। तो जो लंबे टाइम से साइटिका का दर्द है, लंबे टाइम से सर्वाइकल से पीड़ित है, लंबे टाइम से घुटनों में कार्टिलेज खत्म हो रही है, ऑस्टियोपैथी के पास अगर ये पेशेंट चल रहे हैं तो उनको रिप्लेस करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऑस्टियोपैथी चिकित्सा पद्धति पर कितना भरोसा आम लोग कर सकते हैं? कोविड का दौर है, तमाम सोशल मीडिया पर अफवाहें भी चलती हैं, आप देखते हैं। हाँ। लेकिन ऐसे वक्त में कैसे भरोसा करें आम लोग? ऐसा है, इसमें कोविड से ऑस्टियोपैथी से कोई लेना देना नहीं। खास करके जैसे लंग्स का पावर बढ़ाना है तो हम ऑस्टियोपैथी के द्वारा एक स्टमक के ऊपर मैनिपुलेशन प्रोसेस करते हैं, उसके द्वारा उसके लंग्स का पावर भी बढ़ता है। तो मेडिसिन कोई है नहीं तो दुष्प्रभाव कुछ हो नहीं सकता शरीर में। और कई जैसे अपन ने देखते हैं गाँव के अंदर ये हार्डवेयर जो होते हैं, हार्डवेयर में ऑस्टियोपैथ में बहुत डिफरेंट है। ऑस्टियोपैथ जो है एक पूर्णतया डॉक्टर होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वह पूर्णतया डिग्री प्राप्त डॉक्टर होते हैं। तो वो आपके शरीर के साथ जब भी वर्क करते हैं तो कभी कोई हानि का तो नाम ही नहीं। महिलाओं और पुरुषों को भी अगर कोई डिफरेंस है ऐसा कुछ कि महिलाओं को अलग तरीके से करना है, पुरुषों को ऐसे लेकर ऑस्टियोपैथी में कुछ, या फिर दोनों को एक ही तरीके से नहीं, फॉलो बोन्स करना है? की पोजीशन सबों की एक है तो वो पोस्चर ट्रीटमेंट सबों का एक तरीका होता है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। और लोगों के जहन में ये भी सवाल होता है कि अगर हम लोग इसको फॉलो करते हैं या फिर ऑस्टियोपैथी चिकित्सा पद्धति को अपनाते हैं तो अगर वो कारगर नहीं हुआ फिर तो वक्त ज़ाया भी लोगों का होगा। आजकल तो क्योंकि सब इतने बिजी भी रहते हैं, लोगों को दुख इस बात का होता है कि अगर हम इस पद्धति को अपनाते हैं, अगर फ़ायदा नहीं मिलता फिर क्या? अभी तक मेरे को 52 साल हो गए इस फील्ड में वर्किंग करते हुए, पर अभी तक ऐसा कोई केस मेरे नज़र में तो नहीं आया जिसका कि कोई दुष्प्रभाव हुआ। हाँ, कई दफ़ा जो जैसे स्पाइनल कॉर्ड ही टूट गई तो उन लोगों को वापस से रिकवर करते हैं। अभी आर्मी के जो कारगिल युद्ध हुआ था तो 125 पेशेंट मेरे पास अभी प्रेजेंट थे, तो 109 को रीढ़ की हड्डी टूटी हुई, मतलब स्पाइनल कॉर्ड जिनकी कट गई, वो रिकन्वर्ट करके 109 को वापस ड्यूटी पे ज्वाइन करवाया है। तो अगर ये कारगर नहीं साबित होता तो लोगों में विश्वास नहीं होता। और आज के इस युग में जो साइंस की टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई, मैंने बताया ना आपको, फर्स्ट इम्प्रेशन पेशेंट का उसी में हो जाता है कि वो चल के आया और मैंने उसकी स्टोरी लिख दी, तो उसके मन में उसकी धारणा बैठ जाती है कि यही डॉक्टर मेरे को ठीक करेगा। और जब वो ठीक हो जाता है 2 दिन का ट्रीटमेंट में, तो अब वो मेरे लिए एक संग्रह हो गया, तो वो कभी भी डिपॉजिट हो गया, वो कभी भी जाके लोगों में प्रचार करेगा, नहीं आपके कोई इफेक्ट नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूँ। इस तरह से ये कारवा बढ़ता बढ़ता आज 52 साल मेरे को, उसके पहले मेरे पिताजी थे, उसके पहले मेरे दादा जो हैदराबाद निज़ाम के पैनल डॉक्टर थे। तो मतलब हमारी एक पुश्तनी भी हो रही है और इसके साथ मैंने ऑस्टियोपैथी की ट्रेनिंग लंदन से कर ली। और इन 52 सालों का एक्सपीरियंस कैसा रहा? किस तरीके से आप आगे बढ़े और फिर किस तरीके से संस्थान ने काम किया? 52 सालों में क्या कुछ हुआ? मेरी स्टार्टिंग से ही जनता के बीच में ये एक रहा है कि भाई इनको कम लागत में अगर ट्रीटमेंट दिया जाए तो जो भारी ऑपरेशन के खर्चे हैं वो बच जाते हैं। तो 25 पैसे से मैंने स्टार्ट किया, आज मेरी फ़ीस 100 रुपये है। तो उस ज़माने के 25 पैसे और आज के 100 रुपये हिसाब से अगर देखा जाए तो वो 25 पैसे ज़्यादा थे, क्यों? उसमें बचत होती थी। आज वाले युग में ये बचत का तो नाम ही नहीं है, उल्टा कहीं से और किसी को कह के डोनेशन करवाना पड़ता है। तो फीस की भी जो आम लोग अगर चाहते हैं कि वो इस पद्धति का लाभ लें, चिकित्सा का लाभ लें, तो फीस की कोई चिंता नहीं है, ये भी आप उनको कहना चाहें? बिल्कुल, इसमें फ़ीस की चिंता तो पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। और ख़ास करके मेरे यहाँ तो ऐसे पेशेंट आते हैं जिनके ऑपरेशन हो चुके और उसके बाद में उनकी एक्टिविटी बंद हो गई, उनको हम रिकवर करते हैं। तो एक तरफ तो वो पेशेंट पहले से ही ग्रसित होया हुआ है,
पहले से ही वो भुगतभोगी है, और वो अब अपना विश्वास से लेके आता है, और जब वो ठीक हो जाता है तो अरे यार ऑपरेशन कराया तो मेरे तो वो ये हो गया, और इसमें तो एकदम कोई ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं, पूर्णतया ठीक हो सकते हैं। और देश के अलग अलग हिस्सों से सर, आपने जिस तरीके से कहा कि लंबे वक्त से आप काम भी कर रहे हैं, लंबे वक्त से लोगों से मिल फिर रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से एक ही तरीके का रिस्पॉन्ड है आपके काम को लेकर? हाँ जी, बिल्कुल ऑस्टियोपैथी सब पद्धति जगह, को हाँ, लेकर बिल्कुल। हर सेंटर पे प्रतिदिन कम से कम 150 से 200 पेशेंट होते हैं, और हर जगह कई तो ऐसे जैसे छोटे छोटे सिटी है कटनी वगैरह, तो वहाँ आदिवासी इलाका तो 50 रुपये फीस रखी हुई है, उसका सारा खर्चा हमारी ट्रस्ट वहन करती है। बाकी के जैसे डॉक्टरों की तनख्वाह है, वहाँ का रेंट है, तो वो सब हमारी ट्रस्ट वहन करती है। और ये भी एक सवाल है कि क्या ये पद्धति कोविड-19 में भी कारगर साबित होगी क्या? क्योंकि लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर हम इसको अपनाते भी हैं तो क्या कोविड के दौर में ये उनके काम आएगी? मैंने बताया ना अपने को, कोविड में सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा अपने लंग्स पे इफेक्ट होता है। हमारी जो मैनिपुलेशन प्रोसेस पद्धति है उसमें हम लंग्स की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, और वो महज 2 से 3 सेकंड में ही, और उसकी लंग्स जैसे ही बढ़ती है तो वैक्यूम बढ़ जाता है और वो ठीक हो जाते हैं। चले, आखिरी सवाल मेरा ये कि ऑस्टियोपैथी पद्धति को लेकर जो आम लोग हैं उनको किस तरीके से आप जागरूक करना चाहेंगे, या फिर उनके लिए कोई मैसेज या संदेश? जैसे आदमी अपने कार्य के अंदर, किसान है, खेती करता है, सारा दिन झुका रहता है और घर जाके चारपाई पे सो जाता है, तो दिन में भी उसका पोजीशन झुका हुआ रहा और शाम को भी वो चारपाई पे लेटने से उसका पोस्चर बेंड हो गया। ऐसी पोजीशन में ऑस्टियोपैथी उसको सलाह देती है कि सख्त सैया पे लेटो। सख्त सैया पे लेटने से जो कार्य दिन में उसने गलत किया, रात को वो सीधी पोजीशन बन जाती है। वैसे ही अपने जिन लोगों के सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, जैसे ज़्यादा देर लैपटॉप देखने में नीचे झुकते हैं, मोबाइल देखने में उनको ज़्यादा समय लगता है, ऐसी पोजीशन में जब वो रात को सोते हैं, मात्र गर्दन को पलंग की किनार से लटका के 10 बार लेफ्ट से राइट घुमा लें, केवल 10 बार। उसमें उसके हाथ में झुनझुनी नहीं आएगी, टेनिस एल्बो नहीं होगा, फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा, इवन कि बॉडी के ऑर्गेनिक हार्मोन्स का जो चेंजिंग है उसमें भी उसके पोजीशन जिंदा रहेगी। और आप देखो पुराने ज़माने में मोजरी पहनते थे, जूती, तो उसका मकसद था कि जूता जो है वेट वाला होता था, और उसको वो चिकनास के लिए तेल लगाते थे। तेल लगाने से उस मोजरी के ऊपर मट्टी लगने से उसका 1 किलो का वेट हो जाता था। जब आदमी चलता है तो वेट 1 किलो लेके चलने से उसके घुटने के बीच में जो स्पेस है वो हमेशा मेंटेन रहता था। अब आज के युग में अपन जो कार्टिलेज ख़त्म करने के लिए वेट लॉस जूते पहनते हैं, ये कितना है साहब को 20 ग्राम का, ये कितना है 15 ग्राम का। अब वो 15 और 20 ग्राम के जो जूते अपन पहन रहे हैं, तो सारा बॉडी का वेट उन कार्टिलेज पे पड़ता है, और कार्टिलेज धीरे धीरे अपनी जगह से पड़ जाती है, और आने वाले समय में घुटने संबंधी रोगी बन जाते हैं। तो ऐसे में मेरा कहना यही है कि आप अब भारी जूती तो नहीं पहन सकते, पर कप वेट बाज़ार में मिलता है, जो आप पग पे बांध के इस तरह से पाँव को धीरे धीरे हिलाए, जिससे उसकी जो कार्टिलेज है वो बराबर यथावत बनी रहे। चलिए, बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गोवर्धन लाल पराशर जी, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। ऑस्टियोपैथी एक्सपर्ट ये थे, तमाम जानकारियां उन्होंने साझा की और आपको जागरूक किया कि ऑस्टियोपैथी पद्धति को लेकर किस तरीके से आपका रुझान आगे बढ़ सकता है। इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।